नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 7 भाग 2। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दादी माँ की कहानी का आधा भाग हमने पढ़ लिया था और आधा भाग इस प्रकार से आरंभ कर रहे हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। कहते हैं कि पड़ोसिनें उनको बहुत बुलाने आती थी। घर में कोई भी पड़ोस में कोई फंक्शन होता या कार्यक्रम होता तो दादी को बुलाने आती थी। लेकिन दादी क्या थी कि कह देती, बहनों बुरा मत मानना, कार परोजन का घर जो ठहरा, आने जाने वालों का घर में तांता लगा रहता है। इस वजह से मैं वहाँ पे तुम्हारे घरों में आने के लिए लेट हो जाती हूँ। वो कहती थी, कौन? दादी कहती थी कि अगर एक भी काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। जानने को तो यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ भी नहीं करती थी, पर किसी काम को उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलम्ब का कारण बन जाती थी। कहते हैं कि किसी के घर में फंक्शन पर अगर दादी माँ नहीं पहुँच पाती थी समय पर, अगर अनुपस्थित नहीं थी तो अगर प्रेजेंट नहीं थी तो वहाँ क्या माना जाता था कि दादी माँ को कोई काम हो गया, इसी कारण वो लेट हो गई। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार क्या होता है कि जो मेन दरवाज़ा होता है एंट्री और एग्जिट का, वो उसे निक्सार बोला जाता है। मेरी दादी किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। मैंने देखा पास के कोने में एक दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सोना होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज लूँगी। क्या कहती है? कहती, बहुत समय हो गया तेरे को पैसे दिए को, मैं तो सूद समेत आज ब्याज के साथ ही पैसा लूँगी। दादी माँ उसको कहती है, रामी की चाची को, कि तेरे को शर्म नहीं आती? मांगने के समय तो कैसे तू पैरों पे मेरे गिड़गिड़ाने आ गई थी, और अब तू एक पाई भी नहीं दे रही। अब लगी है मुझे आजकल फसल कटने पे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर कोई दूसरी और फसल कटेगी? तो आगे रामी की चाची क्या बोलती है? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों को आंचल क्या होता है? साड़ी या जो सूट दुपट्टा पहना होता है, उसका दुपट्टा होता है, उसको बोलते हैं। आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? कहते हैं कि आप अगर दया नहीं करोगी तो उस बच्ची की शादी कौन करेगा? तो दादी माँ कैसे ऊंचे विचारों वाली थी, अपने उसूलों वाली थी। तो कैसी थी दादी? कहती, हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। ये रामी चाची को बोला, मेरे पास मत आ, मेरे संपर्क में मत आ, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा है। बेचारी गरीब है, दे देगी। राइटर ने कहा, कहते हैं, दादी इस बात को जाने दो, ये बेचारी गरीब है, कभी न कभी तो दे देगी। चला है समझाने। ये बात किसने कही? दादी माँ ने। किसको? राइटर को। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात? उस दिन तो बहुत बड़े तुम गुस्से में थी दोनों, और आज इतना कुछ? तो धन्नो चाची तो उस विहल होकर कहा, एकदम थोड़ी सी उदासीनता से होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, निहाल हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, तुम्हारी दादी माँ का। कल ही आई थी, पीछे का सब रुपया छोड़ दिया है, ऊपर से 10 का नोट देकर भी बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी। इन बातों से दादी माँ के कैसे व्यवहार का पता चलता है कि दादी माँ ऊपर से कठोर थी, लेकिन दिल से क्या थी? बिल्कुल ही निर्मल, बिल्कुल ही दयालु। 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। कहते कि मेरा बेटा है जो देवता है, 10-5 के लिए तेरे को हंसाई नहीं करवाने दूंगी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, ये राइटर ने कहा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन में इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ यानी दिन पहले ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। शादी वाली रात को कोई एक लेडीज़ें मिलकर ड्रामा क्रिएट करती है, एक नाटक सा बनाती है, जिसमें कि
कहाँ से स्टार्ट होता है वो नाटक कि विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति, यानी विवाह से लेकर जब तक पुत्र होता है तब तक की वो ड्रामा क्रिएट करती है। प्राय एक ही कथा का हुआ करता था, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सके और मेरा भाई जो राघव था वो दालान में सो रहा था। दालान का जहाँ औरतें ड्रामा क्रिएट कर रही थी, वह भी बारात जाने के बाद वहाँ पहुँचा था। औरतों ने उस पर भी आपत्ति की, ऑब्जेक्शन उठाया, भाई यहाँ औरतें हैं, लेडीज़ हैं, तो यहाँ बच्चों का और जेंट्स का कोई काम नहीं है। दादी माँ इस पर बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बड़ा का एक मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, लेखक को सुला दिया जब बच्चा छोटा था वो लेखक। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ तो सारा का सारा भेद खुल जाएगा, भाई यहाँ लड़का सोया हुआ है, फिर निकाल दिया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चद्दर आखिर खींच ही ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ को गुस्सा आ गया, भाई अब तो इसने देख लिया, अब इसका सारा जो भेद है वो खुल गया। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, उसको बोलने लगी। मैं वहाँ से जोर से भागा, दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो हमें क्या मिल जाता, अभ्यदान। जब कोई बड़े बुजुर्ग कोई डांटते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति डांटता है और हम अपने परिजनों यानी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ओट में खड़े हो जाते हैं तो हमें एक वो जीवन दान सा मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज भी कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र यानी घटना चक्र जो समय के साथ बीतता गया, जीवन को सूखे पत्तों सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। क्योंकि वो बुजुर्ग महिला थी, उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि जीवन के अंदर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, ढलान भी होती है, ऊंच भी होती है, नीच भी होती है, सारे काम होते हैं। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता था। पट्टी है ये चीज़, जो ये गलत शब्द लिखा हुआ है, ये पट्टी है। संसार क्या है, संसार में जो भी समाज में जो लोग थे वो उन्हें धोखा देने वाले ही लगते थे। दादा ने भी उनको धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बात कहा करते थे। कहते थे कि तू चल, मैं आ रहा हूँ, लेकिन पीछे नहीं हुआ करते थे। दादी के लिए ये कहानी झूठी थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कहते कि कुकुरमुत्ते का पौधा होता है उसकी तरह बढ़ने वाले, मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी थी। कि दादी जो दादा के साथ रहा करते थे ना, उनके दोस्त वगैरह, और जो दादी के साथ रहा करते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि मुँह में राम और बगल में छुरी वाले थे। एक मुहावरे का अर्थ होता है ना, मुँह में राम बगल में छुरी। इसका क्या अर्थ होता है कि मुँह पर तो मीठा बना रहना, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपना। ठीक है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो नहीं थी। कहते कि दादा के जब खर्च का भोज किया गया तो उसमें सभी को भोज पर बुलाया गया। इतना पैसा खर्च हुआ कि उनके बेटे को कर्जा उधारा लेना पड़ा था। दादी माँ के लाख समझाने पर भी वो नहीं माने थे। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा था, पाले की शीत हड्डियों में गुस्सी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उन्हें स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन में मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछो, बताओगी। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण यानी प्यार भरी आंखों की ओर। क्या है, पूछो। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे
कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, उपाय क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, क्योंकि भोज में इतना खर्च कर दिया था कि उनके अब एक एक रुपये के लाले से पड़ गए थे। रोते क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही हूँ। मैं भी हूँ अभी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। इसलिए दिन कैसा? ऐसा दिन कैसा? ऐसा दिन इसलिए कि पहले वाले जो बुज़ुर्ग लोग थे कि ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को संभाल के रखते थे जो कीमती होती थी। इन फ्यूचर अगर कोई भी उनके समस्या आती है, कोई कठिनता आती है, तो उसको बेचकर अपना व्यक्ति कर्जा उतार सकता है, या उसको अपना अचल संपत्ति जो भी है कुछ इकट्ठी करनी है तो कर सकता है। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहज कर रखती आई हूँ, कहते संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। कहते पुराने जो लोग हुआ करते थे वो इन फ्यूचर देख के और पीछे जो बीत गया वो सारा कुछ देख कर अपने पास चीज़ें संभाल कर रखते थे, सहज के रखते थे। सचमुच मुझे दादी का शाप भ्रष्ट देवी सी लगी कि दादी माँ मुझे देखने पे दूर से ऐसे लगी कि ये वरदान देवी भी है और शाप देवी भी है, दोनों प्रकार की देवी है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी दिन चढ़ाया यानी दोपहर हो गई। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी गिनौनी यानी गहरी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, जहाँ राइटर बैठा था। हाथ में उसके क्या था राइटर के? जब कहानी स्टार्ट होती है तब बताया था कि राइटर के हाथ किशन भैया यानी उनके भाई द्वारा लिखित पत्र है, तो वो हाथ में लेके बैठा है। उस समय क्या है, वो पत्र पढ़ते पढ़ते हाथ उसके कंप आ रहे हैं। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब दादी माँ की क्या है, उस टाइम डेथ हो चुकी थी जब वो पत्र पढ़ रहा था। तो ये बातें लेखक को याद आती है उसकी दादी माँ की। इसी तरह इस कहानी को पढ़ने से हमें भी पता चलता है कि हमारी दादी माँ कैसी थी। हमारे परिवार में बूढ़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं, विपत्ति या कठिनता आने पर किस प्रकार पुरानी चीज़ों को, पीढ़ी दर पीढ़ियों की जो चीज़ें हैं जो संभाल के रख रखी हैं, हमारी जो कठिनाई आने पर उसे बेच डालते हैं, उसकी कीमत को बताते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। धन्यवाद बेटा।